बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ये चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़े थे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पहले इंट्रोडक्शन देखे थे कि बार डायग्राम इसलिए बनाया जाता है कि वो बहुत सिंपल रहता है, वो अट्रैक्टिव रहता है, इस वजह से बनाया जाता है। फिर बार डायग्राम का क्लासिफिकेशन देखे। सबसे पहला था सिंपल बार डायग्राम। कुछ कुछ बातों का जो ध्यान रखना है वो क्या था, जब भी बार डायग्राम बनाएंगे तो एक्स और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हुए चलना है। क्या एक्स एक्सिस में डाटा दिखा रहे हैं वो भी लिखना है, क्या वाई एक्सिस में डाटा दिखा रहे हैं वो भी लिखना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम लोग को वो भी लिखना है। और एक्स एक्सिस में दिखा रहे हैं फेवरेट कलर, तो वो भी लिखना है। फिर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट करते हुए चलना है। इनका जो विड्थ है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये वाला बॉक्स जो है उसी का विड्थ का ये वाला होना है। ऐसा नहीं कि एक बॉक्स को छोटा साइज का बना दिया, दूसरे बॉक्स को बड़ा साइज का बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और इनके बीच का जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए। यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर जो सिंपल बार डायग्राम था वो दोनों तरीके से दिखा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी दिखाया जा सकता है और वर्टिकली भी दिखाया जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद अगला बनाए थे मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम का दूसरा नाम क्या है? कंपोनेंट या कंपाउंड बार डायग्राम। तो कंपाउंड बार डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एक ही साल में बहुत सारा अलग अलग डाटा दिखाते हैं। तो ये वाला जैसे आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है। इसमें आर्ट्स में 650, कॉमर्स में 410, फिर इसमें 275। तो ये सब क्या, ये जो है ये मल्टीपल बार डायग्राम है। फिर उसके बाद अगला देखे थे सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम, जिसमें हम लोग एक ही डायग्राम के अंदर अलग अलग चीज दिखाते हैं। जैसे फूड जितना था क्या, उसके ऊपर प्लस करके क्लॉथ, फिर हाउस रेंट, फिर मिसलिनियस एंड देन सेविंग, इसको प्लॉट करते हैं। यहां तक हो गया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में स्टेप बताओ। स्टेप 1 में क्या करते थे? टोटल निकालते थे। जो भी एक एक चीज का ए का दिया होगा, बी का दिया होगा, उसको टोटल करेंगे। सेकंड स्टेप में कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल इनटू 100। ये जब हम लोग अप्लाई करेंगे तब जाके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये थर्ड बात जो याद रखना है, जब भी हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो सभी 100 का आएगा, क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो टोटल 100 जाता है। इसके अंदर ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन जो मैक्स ये जाएगा सब 100 टच करेगा। परसेंटेज बार डायग्राम। इसके कल एग्जाम्पल्स भी देखे थे। एग्जाम्पल 12 ब्रोकन स्केल डायग्राम, ये 2 साल पहले सिलेबस से हट चुका है। डेविएशन बार डायग्राम देखे थे। जब भी हम लोग को अगर कोई दो अपोजिट डाटा को प्रेजेंट करके दिखाना है तो हम लोग डेविएशन बार डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, प्राइस और डिमांड, बर्थ रेट और डेथ रेट, सेविंग और डेफिसिट, ये सब को हम लोग इससे, प्रॉफिट और लॉस, ये सब इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लास्ट एग्जाम्पल कौन सा हुआ था? ठीक है, इसके बाद सुनना ना, मेरे को अभी पेज छोड़वाना है पाई चार्ट के लिए। देखो ये अपने को अभी मैं ये लिखवा नहीं रहा हूँ पाई चार्ट, इसको हम लोग बाद में करेंगे जब 7th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी उसके लिए पेज छोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, तुम लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना और जगह छोड़ना। सबसे पहले ये हेडिंग लिखना है पाई चार्ट। इसी को एंगुलर सर्कुलर डायग्राम बोला जाता है। इसके बाद इसका स्टेप लिखना है। ये 4 स्टेप है कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। और फिर बस ऐसा 2 एग्जाम्पल करना है और ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग देख लो, 2 एग्जाम्पल करना है, उसके स्टेप लिखना है। तो अब तुम लोगों को जितना पेजेस लगता है ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा, ऐसा 2 क्वेश्चन लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन, और फिर बार डायग्राम बनाएंगे, पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जगह छोड़ दो, वो हम लोग चैप्टर 7 को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। फिर आगे लिखो। अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये लास्ट का बस कुछ बचा हुआ है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो वो लिख लो कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाने का फायदा क्या है। एग्जाम का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछ सकता है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने का फायदा क्या होता। तो लिखो एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। पहला पॉइंट, ये बहुत अट्रैक्टिव दिखता है और ये इंप्रेसिव दिखता है।
जब हम लोग ऐसे डब्बा उब्बा बनाते हैं तो जो पढ़ने वाला जो भी पर्सन है उसको भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ पिछले साल ज्यादा था, इस साल कम हो गया, नेक्स्ट ईयर और बढ़ गया। तो ये अट्रैक्टिव दिखता है, एट द सेम टाइम ये इंप्रेसिव भी दिखता है। बार डायग्राम सिंपल होता है या हार्ड होता है अंडरस्टैंड करने के लिए? सिंपल होता है, कोई भी जान जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स का ही पास्ट परफॉर्मेंस का अगर मैं बना दिया कि 9th क्लास में इतना परसेंट, 10th में इतना परसेंट, तो देख के पता चल जाएगा कि स्टूडेंट कैसे था अपने पुराने टाइम में एकेडमिक्स में। सेकेंड पॉइंट, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसी में कॉमा करके लिखो, इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट। लेमैन का मतलब होता है जिसको कॉमर्स का उतना नॉलेज नहीं है। कोई साइंस के स्टूडेंट को भी ग्राफ वगैरह दिखाएंगे, वो बता देगा कि हाँ ये बढ़ रहा था, ये कम हो रहा था। तो यही लिखा है लेमैन। लेमैन का मतलब जिनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं रहता उस पर्टिकुलर केस को स्टडी करने के लिए। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कॉमा करके, इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट। इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड इट। ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा लिखो, हेल्पफुल इन मेकिंग कंपैरिजन। हेल्पफुल इन मेकिंग कंपैरिजन। कोई बता सकता है कंपैरिजन करने में कैसे इजी होता है बार डायग्राम? सोच के बताओ। यहाँ लिखा है ना हेल्पफुल इन मेकिंग कंपैरिजन, तो बार डायग्राम वगैरह से हम लोग कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? हाँ, ये देखो, एक मान लो 2002 का डाटा ऊपर दिखा रहा है, 2003 का डाटा नीचे दिखा रहा है, तो देख के ही कोई भी बता देगा कि 2002 में अच्छा परफॉर्मेंस था, 2003 में कम परफॉर्मेंस था, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तो हम लोग अपने पास्ट ईयर का करंट ईयर के साथ कंपेयर करके बता सकते हैं। तो वही लिखा है हेल्पफुल इन मेकिंग कंपेरिजन। छोटा छोटा पॉइंट है, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो याद रखना, इसमें 3-4 भी याद कर लोगे चल जाएगा। सबसे पहले ये अट्रैक्टिव दिखता है, ये इंप्रेसिव दिखता है, ये लेमैन भी समझ सकता है, ये इतना सिंपल होता है, हम लोग कंपैरिजन बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अगला पॉइंट, दे सेव मच टाइम एंड एनर्जी। दे सेव मच टाइम एंड एनर्जी। दे सेव मच टाइम एंड एनर्जी। कोई बता सकता है टाइम कैसे बचेगा, अपना एनर्जी कैसे बचेगा बार डायग्राम में? हाँ करेक्ट। मान लो बुक में कहीं थ्योरी दिया है, 2 पेज का थ्योरी दिया है, और मैं उसी 2 पेज का थ्योरी को बार ग्राफ में डाल दिया कि ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो दोनों में जिसमें कम एनर्जी लगेगा वो बार ग्राफ में लगेगा। इसमें हम लोग को बहुत कम टाइम लगेगा कि हाँ ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। वहीं अगर पढ़ने जाऊंगा, परसेंटेज इतना था, परसेंटेज उतना था, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट्स लग जाएगा। तो वही लिखा है, इससे अपना टाइम भी बच जाता है, एट द सेम टाइम इससे अपना एनर्जी भी बचता है, क्योंकि हम लोग को लॉन्ग ड्रॉन पैराग्राफ वगैरह पढ़ना नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट, डायग्राम्स लीव गुड विजुअल इम्पैक्ट। लीव के जगह गिव भी लिख सकते हो। डायग्राम गिव्स गुड विजुअल इम्पैक्ट। डायग्राम वगैरह देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल डायग्राम्स वगैरह हो गया, तो उससे हम लोग को गुड विजुअल इम्पैक्ट आता है। और एक पॉइंट, डायग्राम गिव्स अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ डेटा। तो डायग्राम से क्लियर पिक्चर मिल जाता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, एटलीस्ट 3-4 याद कर लो, काफी है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं 3-4 से पूछूंगा। जितना मैक्स याद कर सकते हो उतना कर लो। ये हम लोग पढ़ रहे हैं जो अब तक ग्राफ वगैरह बना रहे थे, उसका फायदा क्या है, एडवांटेजेस। लास्ट 30 सेकेंड्स।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गीतिका बताइए, गीतिका कोई 4 पॉइंट। ठीक है। हाँ, इवन अ लेमैन कैन, हाँ, कैन अंडरस्टैंड इट। और हाँ ठीक है, और एक, ठीक है। अगला कौन? अभिनव बताएगा। अभिनव 4 पॉइंट। ठीक है। सिंपल टू। वाह, मेरे को लगा कितना कॉन्फिडेंस से बता रहा है पहला पॉइंट। जल्दी जल्दी कुछ तो बता अभिनव। हाँ ठीक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। और ठीक है, वही सेकेंड ही पॉइंट था ये। हाँ, थर्ड विजुअल इम्पैक्ट। और एक और। हाँ ठीक है, टाइम एंड एनर्जी सेव हो जाता है। अगला दिया बताएगी। दिया 4 पॉइंट। ठीक है। ठीक है, और दो। हेल्पफुल इन मेकिंग। नहीं याद है दिया को। दिया याद करना है, दिया ऐसा नहीं चलेगा। अगला पूजा बताएगी। कोई 4 पॉइंट पूजा। हाँ ठीक है, इसको एक ही पॉइंट मानू ना। हाँ ठीक है, और ठीक है। ठीक है, ये दो ही पॉइंट हुआ है। हाँ, और इट गिव्स। हाँ ठीक है, वो भी हो गया। और एक, मंच। कौन सा मंच? हम्म? हाँ, मच, क्या मच? दे सेव मच टाइम एंड एफर्ट्स। वही बोल रही है ना? क्या बोल रही थी? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अगला अनुज बताएगा। अनुज 4 पॉइंट। अनुज 5 पॉइंट बताएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, टाइम एंड एनर्जी। और एक, इट गिव्स गुड विजुअल। नहीं याद है अनुज को। ये याद कर लो ना, जो भी, जिनको भी याद नहीं हुआ है, एटलीस्ट इसमें 4-5 पॉइंट तो याद कर लो, वो काफी है। बस डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, आता है इसका। अब अगला लिखो लास्ट, लिमिटेशन ऑफ डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का नुकसान क्या है? लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अगर हम लोग ये बार डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो इसका नुकसान क्या है? लिमिटेशन को ही डिसएडवांटेज बोलते हैं। एग्जाम में डिसएडवांटेज पूछा, डीमेरिट पूछा, वो सब एक ही होता है। डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स। लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, क्या क्या नुकसान है? सबसे पहला लिखो, डिफिकल्टी इन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद ग्रेटर एक्यूरेसी। डिफिकल्टी इन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद ग्रेटर एक्यूरेसी। इस पॉइंट को रिया बताएगी। रिया, इस पॉइंट का मतलब क्या है? अगर मैं बार ग्राफ वगैरह बना रहा हूँ, बार डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये पहला नुकसान है, डिफिकल्टी इन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद ग्रेटर एक्यूरेसी। हम्म। हाँ, बना रहे हैं, फिर बनाते जा रहे हैं। हाँ, इसका डिसएडवांटेज, बार डायग्राम बना रहे हैं, बस बना ही रहे तब से। उसका नुकसान, डिफिकल्टी इन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद ग्रेटर एक्यूरेसी। सेलिना ट्राई करेगी। सेलिना, इसका मतलब, डिफिकल्टी इन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद ग्रेटर एक्यूरेसी।
बार ग्राफ जब बनाते हैं, बार डायग्राम बनाते हैं तो एक नुकसान होता है, तो वो पहला नुकसान लिखा हुआ है इसका, डिफिकल्टी इन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद ग्रेटर एक्यूरेसी। नंबर नहीं लिखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं होता क्या? क्या क्या ये कहाँ चला गया टॉपिक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई गैप से इसका लेन देन नहीं है। सुनो, जैसे इसका ये क्या बोल रहा है, मान लो इधर मैं 10 से चालू कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, ठीक है, मैं यहां से ऐसा स्टार्ट किया। अब हुआ क्या, अगर मेरे को दिखाना है 21, तो मैं यहां तक लाया और 21 ऐसा दिखा दिया। बताओ क्या ये एग्जैक्ट 21 है? जरूरी है क्या? नहीं, हम लोग बस उसके पास ला के रख देते हैं। अब वो जरूरी नहीं, वो 22 में भी जा सकता है, वो 23 में भी जा सकता है, हम लोग इतना माइन्यूट डिटेल को ध्यान नहीं देते। तो वही पॉइंट यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है, लिखा है डिफिकल्टी इन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद एक्यूरेसी। हम लोग प्रेजेंट तो कर देंगे, 21 तक दिखा देंगे, लेकिन वो करेक्ट 21 को टच किया है कि नहीं कोई गारंटी नहीं। वो थोड़ा ऊपर हो सकता है, वो थोड़ा नीचे हो सकता है, क्योंकि हम लोग माइन्यूट माइन्यूट डिटेल ध्यान नहीं देते। तो वो इस पॉइंट का मतलब है, डिफिकल्टी इन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद ग्रेटर एक्यूरेसी। हम लोग ज्यादा एक्यूरेसी से डाटा नहीं कर सकते। एक्यूरेट तो रहते हैं, 21 तक दिखा देते हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट नहीं बन पाते हैं। तो वो इस पॉइंट का मतलब है। अगला लिखो, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अगर मैं प्राइस और डिमांड दिखा रहा हूं, जैसे मान लो मेरे को कुछ थ्योरी में लिखना है, मेरे को ये बताना है कि फार्मर्स मन के पास अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा हो जा रहा है, जिस वजह से फसल टाइम पे उग नहीं पा रहा है, सारा खराब हो जा रहा है। ये सब थ्योरेटिकली लिखना है तो मैं लिख के दिखा दूंगा, और आगे वाला इंसान अगर इसको पढ़ेगा तो समझ भी जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को इसी को डायग्राम में लाना है, तो मैं सब नहीं दिखा पाऊंगा, मैं बस कोई भी दो चीज को दिखा पाऊंगा। या तो मैं एक तरफ प्राइस को दिखा दूंगा, एक तरफ डिमांड को दिखा दूंगा, लेकिन मैं इसमें ये नहीं बता पाऊंगा कि फार्मर्स कैसा फील कर रहा है, फार्मर्स के घर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब हम लोग ग्राफ के थ्रू नहीं दिखा सकते। अगर थ्योरेटिकली लिखना है तो मैं बता सकता हूँ कि फार्मर बहुत परेशान है, कई लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, इधर कोई फार्मिंग छोड़ के ही चले जा रहा है, उन लोग इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ रहे हैं, मैं थ्योरेटिकली लिख कर बता सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को उसको डायग्राम में दिखाना है तो मैं कोई दो ही चीज को दिखा सकता हूँ, एक प्राइस को, एक डिमांड को। मैं यहाँ पे फार्मर का प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं बता सकता। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा नुकसान, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग सब कुछ नहीं बता सकते, बस कुछ कुछ बातें बता सकते हैं, लेकिन थियोरिटिकली अगर लिखने पे आए तो हम लोग सब कुछ डिस्क्लोज कर सकते हैं। ये पॉइंट है सेकंड वाले का, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगला पॉइंट लिखो, यूजफुल ओनली फॉर कंपेरेटिव स्टडीज, यूजफुल ओनली फॉर कंपेरेटिव स्टडीज। मतलब बार डायग्राम का यूज हम लोग सिर्फ कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा डिटेल दिखाना है किसी को तो बार डायग्राम जरूरत नहीं आएगा, वहां पे बार डायग्राम यूज नहीं कर सकते। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला है जिसे मेरे को बहुत कुछ बताना है, तो मैं सिर्फ बार डायग्राम नहीं दिखा सकता। बार डायग्राम में बस मैं कंपैरिजन करवा सकता हूँ कि पिछले साल इतना था, इस साल इतना था, लेकिन सब कुछ बार डायग्राम से नहीं दिखा सकते, हम लोग को थ्योरेटिकली लिख के बताना ही पड़ेगा। तो वही लिखा है, ये बस कंपैरिजन करने में हेल्पफुल रहता है, बाकी सारी चीज में ये कोई मतलब का नहीं है। जबकि हम लोग एडवांटेज में ये इसी का तारीफ किए थे कि कंपैरिजन करने में बहुत इजी होता है, और यहाँ नुकसान में, डिसएडवांटेज में बुराई कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ कंपैरिजन ही किया जा सकता है। और एक और लिख लो, ये सेकंड वाला ही पॉइंट है, ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। मतलब भाई मैं प्राइस बता सकता हूँ, मैं डिमांड बता सकता हूँ, लेकिन फार्मर्स के प्रॉब्लम नहीं बता सकता। तो वो सेकंड वाली पॉइंट जैसा है, 4 पॉइंट काफी है इसमें। ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ